हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और आपने ट्रेन को पटरियों के ऊपर चलते हुए देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश किया है कि कैसे आखिर ये पटरियां इतने भारी भरकम ट्रेन के वजन को भी झेल लेती है? अगर आपको नहीं पता तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ट्रेन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सपोज मेरा घर धनबाद झारखंड में है। यहाँ के रेल रूट में हर दिन सैकड़ों के तादाद में ट्रेन गुजरती है। इन ट्रेन्स का वजन लाखों टन का होता है, लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो ये पटरियां जैसा 20 साल पहले थी आज भी बिल्कुल ही वैसी है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर इतने सालों से इतने भारी भरकम ट्रेन के वजन को कैसे झेल सकती है ये पटरियां। इस बात को समझने के लिए हमें रेल रूट के एक छोटे से हिस्से को कट करके देखना पड़ेगा। जैसे ही हम इस सेक्शन को काटते हैं हमें 4 लेयर्स दिखाई देता है। सबसे पहले लेयर में 2 ट्रैक है। इन ट्रैक्स को टेक्निकल लैंग्वेज में हम रेल कहते हैं। रेल के अगले लेयर में हमें दिखाई देता है कंक्रीट का बना स्लीपर। इन स्लीपर्स के बाद हमें दिखाई देता है छोटे छोटे पत्थर। इन पत्थरों का शेप अलग अलग होता है। इन पत्थर को टुकड़ों को हम बेलास्ट कहते हैं। बेलास्ट के बाद फाइनली हमें दिखाई देता है मिट्टी का एक लेयर जो ग्राउंड लेवल से थोड़ा हाई होता है। इस सेक्शन से हमें ये तो पता चल गया कि रेल ट्रैक में आखिर क्या क्या होता है। अब हम एक एक करके इसके कामों को समझते हैं। सबसे पहला लेयर में आता है रेल। इन रेल ट्रैक्स को स्टील से ही बनाया जाता है, लेकिन ये कोई सिंपल स्टील नहीं होती। जिन स्टील्स का उपयोग रेल ट्रैक को बनाने में किया जाता है उसे हम हॉट रोल स्टील कहते हैं। ट्रैक बनाने से पहले इन स्टील्स को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है। इसके बाद कंप्रेसर की मदद से इस हॉट स्टील को कंप्रेस कर दिया जाता है और ट्रैक के शेप में ढाल दिया जाता है। इन ट्रैक्स की खासियत ये होती है कि ये स्ट्रॉन्ग के साथ साथ डक्टाइल भी होती है। डक्टिलिटी को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक हाथ में हम चौक लेते हैं और दूसरे हाथ में एक कलम। अब दोनों में ही अगर हम फोर्स लगाते हैं तो चौक आसानी से टूट जाएगा, लेकिन ये पेन अचानक से नहीं टूटेगा। सबसे पहले ये कलम अपना लचीला रूप दिखाएगा। इस लचीलेपन की वजह से ये बेंड हो जाएगा, न कि अचानक से चौक के जैसे टूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेन अधिक डक्टाइल है चौक से। इसी पेन की तरह रेल की पटरी भी अधिक डक्टाइल होती है दूसरे किसी मेटल से। डक्टिलिटी को और भी आसान भाषा में समझने के लिए हम रियल ट्रैक का एक एग्जांपल लेते हैं। जब भारी भरकम ट्रेन पटरियों में दौड़ती है तब हम रेल ट्रैक के डक्टिलिटी को देख सकते हैं। जब लोड ट्रैक में लगती है तब ये ट्रैक किसी ठोस बॉडी की तरह सीधा नहीं रहता, बल्कि ये अपने लचीले शेप के कारण ट्रेन के वजन के हिसाब से एडजस्ट करती रहती है। ट्रैक के इसी लचीलेपन की वजह से ये सालों तक अपना काम करती रहती है बिना टूटे। इसी लचीलेपन को तो हम डक्टिलिटी कहते हैं। नाउ अब जब ट्रैक बनके रेडी हो गया और उसे स्लीपर के ऊपर बिछा दिया गया तो हम रेल ट्रैक को देखकर ये भी बता सकते हैं कि इस ट्रैक में कितनी पावरफुल ट्रेन दौड़ने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? बस रेल ट्रैक को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी ट्रेन दौड़ने वाली है। आइए इस बात को समझने के लिए हम ट्रैक को देखते हैं। ये जो 2 रेल आप देख रहे हैं, इन दोनों रेल के बीच के डिस्टेंस को गेज कहा जाता है। ये गेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी गेज को हम देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 रेल के बीच की दूरी 1.6 मीटर है तो उसे हम ब्रॉड गेज कहते हैं। वहीं अगर 2 रेल की बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उसे हम मीटर गेज कहते हैं। या फिर अगर 2 रेल की बीच की दूरी 0.7 मीटर हो तो उसे हम नैरो गेज कहते हैं। अगर आप कभी दार्जिलिंग, शिमला या हिली एरिया में गए होंगे तो आपने ये सुना होगा कि ये नैरो गेज ट्रेन है या फिर मीटर गेज ट्रेन है। पुराने जमाने में हिली एरियाज में ज्यादातर मीटर गेज या नैरो गेज की पटरियां ही बिछाई जाती थी। इसकी वजह यह भी है कि हिली एरिया में उतनी जगह नहीं होती। साफ शब्दों में कहें तो 2 रेल की बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, ट्रेन उन पटरियों के ऊपर उतनी ही तेजी से रन कर पाएगी। और हिली एरिया में लोग पहाड़ियों का आनंद लेने जाते हैं और ऐसे एरिया में वैसे भी ट्रेन स्लो चलती है। यही वजह है कि हिली एरियाज में नैरो गेज और मीटर गेज की पटरियां हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। अब जितने भी रेल ट्रैक्स बनाए जाते हैं वो सभी ब्रॉड गेज होते हैं, यानी कि इन ट्रैक्स की दूरी 1.6 मीटर होती है। इन ट्रैक्स में अधिक पावर से अधिक तेजी से ट्रेन दौड़ सकती है। नाउ अब हम जरूरत के हिसाब से ट्रैक को बिछा देते हैं।
हम यहाँ ब्रॉड गेज ट्रैक का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पटरियों में सुपर फास्ट ट्रेन चलने वाली है। ट्रैक बिछाने के बाद जब ट्रेन पटरियों के ऊपर दौड़ती है तो आइए हम देखते हैं क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें दो केस देखने को मिलेगा। पहला जब ट्रेन का वेट कम हो और दूसरा जब ट्रेन का वेट बहुत ही अधिक हो। पहले केस जब वजन कम हो तब ट्रेन जैसे ही पटरियों पर चलेगी वो अपना सारा लोड रेल ट्रैक पर ट्रांसफर कर देगी। इसके बाद ये रेल ट्रैक से स्लीपर में चला जाएगा। बात करें दूसरे केस की, जब हैवी लोड का ट्रेन गुजरेगी, इस केस में भी ट्रेन का सारा लोड रेल ट्रैक में ट्रांसफर होगा। अब क्योंकि इस ट्रैक में ट्रेन का वेट काफी अधिक है, इसलिए हम पटरियों में लचीलापन भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी लोड पटरियों से होते हुए स्लीपर्स में पहुंच जाती है। पर ये स्लीपर क्या होता है, आइए जानते हैं पटरियों के बीच लगा स्लीपर क्या काम करता है। स्लीपर बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप का होता है जिसे कंक्रीट से बनाया जाता है। ये सारे स्लीपर्स रेल ट्रैक से जुड़े होते हैं। पुराने जमाने में इसे कंक्रीट से नहीं बनाया जाता था, बल्कि इनके जगह लकड़ियों का यूज होता था। लेकिन समय के साथ साथ लकड़ियां खराब होती जाती थी, इसीलिए कुछ समय के अंतराल में इसे रिप्लेस करना पड़ जाता था। धीरे धीरे लकड़ियों को रिप्लेस करके लोहे के स्लीपर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब किसी लोहे को स्लीपर के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत ही कॉस्टली पड़ जा रहा था, इसलिए इंजीनियर्स ने दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने कम खर्च में कंक्रीट का स्लीपर्स बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन लोहे के स्लीपर्स को भी कंक्रीट के स्लीपर से रिप्लेस कर दिया। ये स्लीपर्स रेल ट्रैक से कनेक्ट होने के साथ साथ दोनों रेल्स के बीच के डिस्टेंस को भी मेंटेन रखता है। इसलिए महज थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतराल में ही हमें रेल के पटरियों में स्लीपर्स देखने को मिल जाता है। ये स्लीपर भी वही काम करता है जो एक रेल ट्रैक करती है। ये भी लोड को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि सबसे पहले लोड रेल ट्रैक में आती है, इसके बाद ये स्लीपर में ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद ये स्लीपर अपना सारा लोड बेलास्ट में ट्रांसफर कर देती है, यानी कि सारा फोर्स उन पत्थरों में ट्रांसफर हो जाती है। ये पत्थर के टुकड़े भले ही देखने में आम सा पत्थर लगता हो, लेकिन इसके काम को देखकर आप चौंक जाएंगे। जैसे ही ट्रेन का पूरा लोड रेल ट्रैक से होते हुए स्लीपर और स्लीपर से होते हुए बेलास्ट यानी पत्थरों के बीच आती है, तो ये लोड कई भागों में बढ़ जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर एक विशाल पत्थर का टुकड़ा नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ट्रेन का लोड भी बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाए और धरती आसानी से उन लोड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। लोड ट्रांसफर के अलावा भी इन बेलास्ट का और भी काम होता है। अगर आप इन पत्थरों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर टुकड़े का शेप और साइज अलग अलग है। इसके इस अलग शेप के कारण ये स्लिप नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं और पत्थरों के इंटरलॉक के कारण ही ये स्लीपर्स अपने जगह पर बने रहते हैं। ये बेलास्ट स्लीपर को एक तरह से होल्ड करके रखता है। इसके अलावा जब ट्रेन रेल ट्रैक में दौड़ती है तो बहुत ही अधिक साउंड और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। ये बेलास्ट इन साउंड और वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्ब करता है। ये बेलास्ट एक तरह से ड्रेनेज का भी काम करता है, यानी कि जब बरसात के मौसम में बारिश होती है तो ये पानी को जमने नहीं देता। इनके बीच काफी खाली जगह होती है, जिससे होते हुए सारा बरसात का पानी अंदर चला जाता है। ये बेलास्ट न सिर्फ पानी को जमा होने से रोकता है, बल्कि पेड़ पौधे और झाड़ियों को भी उगने नहीं देता। यानी कि ये बेलास्ट एक तरह से रेल रूट को क्लीन बना के रखता है। इन बेलास्ट के नीचे भी एक मिट्टी का लेयर बिछाया जाता है ताकि ये रेल रूट ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हो जाए। नाउ अब हम समझ चुके हैं कि इतने भारी भरकम ट्रेन का लोड कैसे धरती में समा जाती है। अब हम पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। ट्रेन जैसे ही रेल ट्रैक में आई, सारा लोड रेल ट्रैक में ट्रांसफर हो गया। इसके बाद रेल से स्लीपर में, इसके बाद स्लीपर से बेलास्ट में। बेलास्ट में जाते ही ये लोड कई अलग अलग भागों में ट्रांसफर हो गया और ये सारा लोड ग्राउंड में ट्रांसफर हो गई। ग्राउंड में जाते ही भारी भरकम लोड का इम्पैक्ट 0 हो जाता है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लोड को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है ग्राउंड में। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।